तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं उपासना बहादुरगढ़ जी, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आज यहाँ पर आने का जो मुख्य कारण है वो क्या रहा। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर यहाँ पर आने का मुख्य उद्देश्य है डीएससी, जो हरियाणा में पिछले काफ़ी दिनों से चर्चित मामला चल रहा है। डीएससी वंचित अनुसूचित जाति उन लोगों की बात और उन लोगों की मांग उठाता है जो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों से वंचित है और एक बहुत बड़े तबके को नज़रअंदाज किया गया है रोजगार को लेकर के, तो आज उसकी की बात की जा रही है। डीएससी का जो मामला है वो पूरे हरियाणा में गरमाया हुआ है और हर जगह पर, हर जिले में जो तरह तरह के जो प्रोग्राम है, प्रदर्शन है, वो किए जा रहे हैं। तो अब संख्या में जो भीड़ है वो देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं सभी यहाँ पर मौजूद हैं और लगभग हरियाणा के हर कोने से यहाँ पे पहुंचे। बात अगर ये पहले से अलग अलग था ऐसी और भी, तो इसको एक दोबारा क्यों बनाया गया? कहीं ना कहीं आपको इसमें राजनीति लग रही है? सर देखिए, वो चीज़ तो आपने ही कह दी है सर। एक बनाने के पीछे कहीं ना कहीं कारण इसका राजनीति ही है और आज नहीं होने के पीछे भी कारण राजनीति है। लेकिन डीएससी की जो मांग है वो गैर राजनीतिक मांग है और गैर राजनीतिक लोग ही इसकी मांग को उठा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान, भारत का संविधान सबसे बड़ा कानून है। अगर वो हमें इस चीज़ के बारे में कहता है कि आरक्षण में से आरक्षण का प्रावधान जब संविधान में दे रखा है, तो संविधान से बड़ा तो कोई कानून नहीं हो सकता। और संविधान के हवाला देकर ही हम ये बात रखते हैं कि हमें आरक्षण में से आरक्षण का प्रावधान किया जाए, ताकि उन लोगों तक रोजगार और सहूलियत पहुंचे जो असल में हकदार है। तो अभी नुकसान पे आ जाते हैं जी। अगर डीएससी लागू नहीं होती तो समाज को कितना नुकसान हो रहा है? सर देखिए, नुकसान तो बहुत हो रहा है और पिछले कई सालों से नुकसान जो है हम भुगत रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो भुगत रहे हैं और इसका आगामी नुकसान हम तो भुगत रहे हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो होगा सरकार का, वो होगा उन नुमाइंदों का जो हमारे बीच आ जाते हैं, वोट ले जाते हैं, हमारे लोगों को गुमराह कर लेते हैं, हमारे लोगों को जो खरीदने का काम करते हैं। क्योंकि ये आप पीछे भीड़ देख सकते हैं, जो इतनी भारी भीड़ है, ये सक्षम लोग हैं। ये कोई रैली में, राजनेता की रैली में बुलाए गए जो कीमत पैसा देकर के बुलाए जाने वाली भीड़ नहीं है। ये वो लोग जो अपने हक अधिकारों को लेने के लिए जागी हुई भीड़ है। ये आज भीड़ यहाँ पर एकत्रित हो सकती है, तो क्या जब वो वोट मांगने आएंगे, क्या ये उनको जब राजनेता वोट मांगने आएंगे, यही भीड़ उनको बाहर भगाने का जो काम करेगी, तब सरकार कहाँ जाएगी? हम तो ये इतने सालों से जो नुकसान है भुगत रहे हैं। शायद सरकार जब गिरती है और पूरी तरह गिराने का हम काम करेंगे तो शायद वो सरकार उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वैसे तो हम चांद पे पहुंच गए जी, लेकिन चांद पे पहुंचने के बाद भी जो लोगों की जो धरती पे हालात हैं वो ऐसे बन रहे कि आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार फिर भी जो आपकी मांगे है वो नहीं मान रही। तो आपको क्या लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं अपनी जो एक तानाशाही है वो दिखा रही है? देखिए सर, बिल्कुल हमारा देश लोकतांत्रिक होकर भी लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर दिखावे की कुछ चीज़ है और असल में कुछ चीज़ है। ये तो पुराने समय से ही होता आ रहा है। तो तभी गोलमेज सम्मेलन पर डॉक्टर अंबेडकर ने अपना प्रस्ताव रखा था और तभी ब्रिटिश सरकार को पता चला था, जब शासन था, कि एक्चुअल में भारत के लोगों की क्या दशा है। आज वही समय अपने आप को दोहरा रहा है, और आज वही समय है कि एक्चुअल में दिखाने वाली स्थिति क्या है और सही मायने में स्थिति क्या है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, हमारे यहाँ पर अगर मैं भारत की बात करूँ, स्पेशली मैं हरियाणा की बात करूँ, हरियाणा में शेड्यूल कास्ट में आने वाले वो लोग भी हैं जिनके एक घर में 4-4 नौकरियां हैं और कहीं 40 घर वो भी हैं जहां 40 घर में एक भी नौकरी नहीं है। ये कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए डीएससी की मांग करते हैं और इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत बड़ा जो कानून बनाया था, जो 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार किया गया था, और 17 सालों से जो डीएससी की मांग को लेकर के आज ये सरकार हमें लॉलीपॉप के रूप में जो डीएससी को एजुकेशन में दे रही है। मैं यह कहना चाहूँगी, हमारी मांग डीएससी को एजुकेशन में लेने की नहीं थी, हमारी मांग डीएससी को रोजगारों में लेने की थी। अगर ये सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो ये सरकार हरियाणा को बंद रहने के लिए भी तैयार रहे। नमस्कार जी। तो सर आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे एससी, बीसी, जनरल हम ये बनाते हैं, लेकिन एससी में भी अलग अलग ए और बी क्यों जरूरत पड़ी सर? देखिए, कैटेगरीज जो डिवाइड हुई है वो कोई नया मामला नहीं है। आपको पता होगा ओबीसी में भी ओबीसी ए, ओबीसी बी है। अब तो सी की बात चल रही है, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है?
क्योंकि जो आरक्षण बाबा साहब ने दिया था, बाबा साहब का सपना था कि अंतिम छोर पे जो व्यक्ति खड़ा है उसे भी आरक्षण का फायदा मिले। लेकिन जिस तरह से एक डैम बना के पानी के प्रवाह को रोक दिया जाता ना, ऐसे ही आरक्षण का फायदा चंद जातियों ने आगे जाने से उसे रोक दिया। और इसी के चलते जब भजन लाल जी के समय में ये डिमांड उनके सामने गई 94 में कि इस तरह से एससी में सिर्फ चंद जातियाँ नहीं, बहुत सी जातियाँ, आप जैसे देखें वाल्मीकि जाति, डेहा जाति, जहाँ पे नौकरियों का भी अभाव है, जहाँ पे शिक्षा का भी अभाव है, तो उन लोगों को अधिकार देने के लिए सबसे पहले जो अधिकार किया गया था उनके द्वारा अलग किया गया था। खटकने लगा और उसको ख़त्म करने के लिए उस समय हुड्डा के ऊपर दबाव डाला गया और हुड्डा सरकार के समय में यह अधिकार खत्म हुआ। और आज आपके सामने हम लोग लड़ाई धरातल पे फिर से लड़ रहे हैं कि हमारा अधिकार है तो हमें दे दे जाए, वरना जैसे हुड्डा सरकार 10 साल से सत्ता में आने के लिए तरस रही है, ये सरकार को भी हम सत्ता के लिए तरसा देंगे। इसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, क्योंकि आज सत्ता कहीं ना कहीं तानाशाह हो चुकी है और हमारे अधिकार वो हमें देने से कतरा रही है। क्योंकि 2014 में खुद सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि आपको आपका पूरा अधिकार दिया जाएगा, लेकिन इस सरकार ने आधा अधूरा काम करके हमारे साथ और पूरे डीएससी के समाज के साथ विश्वासघात का काम किया। तो मैडम जी आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि ऐसी और भी, तो आप जो एक बेनिफिट है देखते हैं, आप उसका कोई हमारे दर्शकों को कोई उदाहरण देके समझा सकती हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा जो मैं उदाहरण दूंगी, हमारे हरियाणा स्टेट से सटी हुई जो स्टेट है पंजाब, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं अगर एससी ए और बी हो जाएगा तो हमारा भाईचारा खत्म हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ओबीसी में ओबीसी ए भी नहीं है? उनका भाईचारा तो खराब नहीं हो रहा? एससी ए में, और अगर पंजाब की मैं बात करूँ तो पंजाब एक ऐसा अपने आप में एक ऐसी सक्षम स्टेट है जिसका शासन भी और प्रशासन भी है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी उन लोगों के लिए, उन लोगों को स्पेशली कहना चाहूँगी जो ये कहते हैं कि एससी ए भी हो जाने के बाद भाईचारा खराब हो जाएगा। यदि शेड्यूल कास्ट में आने वाले जो 42 जातियों के लोग हैं, यदि वो रोजगारों से संपन्न होंगे, उनके एसपी डीएम बनेंगे, तो जो लोग प्रशासन में जाएंगे, प्रशासन से ही तो शासन बनेगा। यदि प्रशासन मजबूत होगा तभी तो हम शासन बना पाएंगे। तो बहुजन समाज मजबूत होगा, ना कि कमजोर होगा। इसी